Hello everyone, welcome to my channel Learning with Concepts by PS. So today we are going to discuss types of chemical reaction part 2. इसके पहले जो मैंने लेक्चर डाला था उसमें हमने 4 बेसिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है विथ एग्जांपल ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किए थे अपन ने, उसकी जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप जाके उसे देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे अदर केमिकल रिएक्शन, जिसमें से है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं, कंबशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन, न्यूट्रलाइजेशन एंड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। सो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले हम देखते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स वर्ड देखिए, इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन के कॉम्बिनेशन को ही शॉर्ट में हम रिडॉक्स बोलते हैं। देखिए कैसे, जो हमारा रिडक्शन है तो रिडक्शन का RED और ऑक्सीडेशन का OX जब ऐड हो जाते हैं तो दोनों मिलके मिलाते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। जनरली हमारी जो भी रिएक्शंस होती है रिडॉक्स रिएक्शन की कैटेगरी में, जो भी रिएक्शंस आती हैं वो जनरली पेयर में चलती हैं, वहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही साथ साथ होता है। कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जो प्योरली ऑक्सीडेशन होती हैं एंड द अदर आर प्योरली रिडक्शन, बट मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमेशा कॉम्बिनेशन में चलता है। अगर वहाँ रिडक्शन हुआ है तो ऑक्सीडेशन भी होगा। इस रिएक्शन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास A है और उसको वो कन्वर्ट होके वो B में कन्वर्ट हो गया है, तो B में कन्वर्ट होने के पहले इसको देखिए, हमारे पास A था, B में कन्वर्ट हो गया है। तो A अगर ऑक्सीडाइज हुआ है तो B क्या होगा, रिड्यूस हुआ है। तो दोनों चीज़ें एक ही रिएक्शन में होती है, रिड्यूस और ऑक्सीडेशन, ये दोनों एक ही रिएक्शन में देखे जाते हैं। देखते हैं हम कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है? Any chemical reaction in which the oxidation number of the atoms are changed in an oxidation reduction change is an oxidation reduction reaction. Such reactions are also known as redox reaction. तो कोई भी ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ये वैलेंसी पर डिपेंड करता है। और ऑक्सीडेशन नंबर जिसको क्लियर नहीं है तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये निकालना अपन सीखेंगे। बहुत इजी होता है। तो किसी भी पर्टिकुलर, जैसे अपने पास कंपाउंड है, उस कंपाउंड में जिन जिन एटम से वो बना होता है तो हर एक एटम का अपना एक ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ओके, ऑक्सीडेशन नंबर मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि उसमें ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंसी, इन सारी बातों पर डिपेंड करती है। तो अपन देखेंगे उसको नेक्स्ट किसी वीडियो में। इधर देखते हैं, वैसे ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंड किस पे करता है, इलेक्ट्रॉन्स पे, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करता है। ये तो हो गई हमारी जो नॉन ऑर्गेनिक रिएक्शन होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक या जो कोवेलेंट बॉन्डिंग वाले रिएक्शन होते हैं उसमें डायरेक्ट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें रिएक्शंस में हम शो नहीं कर सकते हैं, बट वो भी हमारे रिडॉक्स रिएक्शन कहलाते हैं। वो कैसे, हम आगे एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। पहले देखिए रिडॉक्स रिएक्शन, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। सपोज A और हमारे पास एक है B, तो हमने क्या किया, जो A था, A से हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला। A से क्या कर दिया, हमने इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। A से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और एक है हमारे पास दूसरा कंपाउंड B, तो इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहा है, B की तरफ जा रहा है। और किससे बाहर निकल रहा है, A से बाहर निकल रहा है। तो जिस चीज़ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है वो वाला जो हमारा पर्टिकुलर एटम है या पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो हमारा होगा ऑक्सीडाइज। वो सब्सटेंस हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज। तो यहाँ पर A हमारा हो रहा है ऑक्सीडाइज, बट इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जा रहा है, B की ओर जा रहा है, तो B हो रहा है हमारा रिड्यूस। इस बात को और क्लियर समझने के लिए पहले आप दो बातें समझ लीजिए। द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसको हम नेगेटिविटी मानते हैं। नेगेटिविटी के सेंस क्या बोल सकते हैं, बुराई, या फिर आप इसको कर्जा मान सकते हैं।
तो अब दोस्तों ये बताइए, जब हमारे अंदर बुराई आ रही है या हमने किसी से कर्जा लिया है, तो हम आगे बढ़ेंगे कि घटेंगे? सिंपल सी बात है, हम घटेंगे। तो तो इलेक्ट्रॉन का मतलब ही होता है निगेटिविटी, बुराई या कर्जा। तो इस तरह की चीज़ें जब हमारे अंदर एंटर करती हैं, हमारा प्रवेश करती है हमारे अंदर, तो हम क्या हो जाते हैं? घट जाते हैं या ना रिड्यूस हो जाते हैं। ओके। एंड सेकंड थिंग, अगर सेकंड बात हमारी क्या है? अच्छा, यहाँ फर्स्ट बात में एक बात और, अगर इलेक्ट्रॉन हमने गेन किया, अगर हमने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तब तो हम रिड्यूस हो गए। बट अगर हमने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, अगर हमने बुराई को हटा दी, कर्जा को हटा दिया, नेगेटिविटी हटा दी, तो हम क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज। हम क्या हो जाएंगे? ऑक्स एंड द सेकेंड थिंग विच इज़ टू बी नोटेड इज़ कि जो हाइड्रोजन है उसको इसका जो फंक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है। यहाँ बाकी सारी बातों को भूलकर यहाँ पर अपने एक छोटी छोटी ट्रिक बनाई अपने, एक तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, और दूसरी ट्रिक ये है कि जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन के जैसा काम कर रहा है। यानी कि जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा वो भी क्या होगा? नेगेटिविटी। जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा यानी उसका कर्जा बढ़ेगा। जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा यानी उसके अंदर बुराइयाँ बढ़ेंगी। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अगर हाइड्रोजन का गेन होगा तो भी पर्टिकुलर वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन का लॉस हुआ, अगर हमने हाइड्रोजन को बाहर निकाला, मतलब कर्जे से मुक्त हो गए, बुराई को बाहर किया, तो हम क्या हो जाएंगे? उसका जस्ट अपोजिट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। तो ये बात समझ में आई सभी को? तो A इज़ ऑक्सीडाइज्ड क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है। और B रिड्यूस क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ आ रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश कर रहा है, बुराइयों का प्रवेश हो रहा है, तो वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो रिड्यूस यानी B गेन्स इलेक्ट्रॉन एंड ऑक्सीडाइज यानी A लूजेस इलेक्ट्रॉन। अच्छा, थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग जो हमको पता होनी चाहिए वो ये है कि जो चीज़ ऑक्सीडाइज हो रही होती है वो दूसरों को क्या करती है? रिड्यूस करती है। ठीक है, उसका कार्य क्या होता है? वो खुद तो ऑक्सीडाइज होता है, बट उसका वर्क, व्हाट इज इट्स वर्क? उसका वर्क होता है दूसरे को रिड्यूस करना। तो जब कोई चीज़ दूसरे को कुछ करवा रहा है तो उसको हम एजेंट बोलते हैं। जैसे LIC का एजेंट क्या करता है? हमसे LIC करवाता है। वैसे रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है? हमको रिड्यूस करता है। तो A ने जब अपना इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला तभी तो B ने उसको लिया। तो B को रिड्यूस करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? A रिस्पॉन्सिबल है। A की जिम्मेदारी थी ना B को रिड्यूस करने के लिए, क्योंकि A ने अपना इलेक्ट्रॉन यानी अपनी बुराई B को दी उसको रिड्यूस करने के लिए। तो A क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ध्यान रखिए, सिंपल सा ट्रिक है, जो चीज़ खुद ऑक्सीडाइज होती है वो दूसरे को रिड्यूस करती है, इसलिए हम उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। और जो चीज़ खुद रिड्यूस हो रही है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। क्या कहलाता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्योंकि B ने जब A का इलेक्ट्रॉन ले लिया तब तो A ऑक्सीडाइज हुआ, इसलिए हम B को कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। A का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है और B का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है। तो यही हमारे सारे रिडॉक्स रिएक्शन में होता है। तो ये बात अगर अच्छे से क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखते हैं, जैसे यहाँ पर कॉपर है और मैग्नीशियम था, तो कॉपर के पास 2 इलेक्ट्रॉन 2+ था पहले। 2+ क्यों था? ये कॉपर की वो थी, वैलेंसी थी। मतलब यहाँ पर अगर उसके पास प्लस चार्ज है यानी उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा तब उसके पास प्लस, 2 इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास। आपको पता है ना कि जब किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से कम होता है तो पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। जनरली जब इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन के बराबर होता है तो उसका चार्ज न्यूट्रल होता है। बट अगर इलेक्ट्रॉन कम हुआ प्रोटॉन से तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? प्लस। और अगर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हुआ प्रोटॉन से तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो यहाँ कॉपर का चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है यानी इलेक्ट्रॉन कम था। तो अब अगर
रिएक्शन के बाद, एरो के बाद क्या हुआ, मैग्नीशियम में पॉजिटिव चार्ज हो गया, मतलब मैग्नीशियम के कम हो गए और जो कॉपर का नेगेटिव चार्ज था वो हट गया, पॉजिटिव चार्ज था हट गया, मतलब कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम के ले लिए, इसलिए कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। कॉपर ने सिंपल सा, इस पूरे को इतना कठिन करके ना समझे, हम इजी लैंग्वेज में समझते हैं। कॉपर ने प्लस हुआ 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कॉपर में बुराइयों का एडिशन हुआ, इसलिए ये क्या हो जाएगा, रिड्यूस। तो कॉपर आयन इज रिड्यूस्ड। मैग्नीशियम ने माइनस किए अपने 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए मैग्नीशियम आयन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज। बट ओवरऑल इस रिएक्शन को अगर देखेंगे तो ये कहलाएगी रिडॉक्स, क्योंकि यहाँ रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। ठीक है, इसको अगर सिंपल देख कर समझना है तो यहाँ +2 था, अब यहाँ पर कुछ नहीं है यानी 0 है, तो ये हो गया रिड्यूस, और यहाँ कुछ नहीं था और ये हो गया +2, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीडाइज। ओके, चलिए, तो इस तरीके से अब आपको ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन रिडॉक्स प्रोसेस द रिडक्टेंट ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन टू द ऑक्सीडेंट, यानी द रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट का ही दूसरा नाम होता है रिडक्टेंट, क्योंकि वो रिड्यूस करने वाला रिडक्टेंट कहलाता है, उसको एजेंट भी बोलते हैं। तो वो क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है किसी को, तो वो कैसे करेगा, जब वो अपनी बुराई उसको दे देगा, तो वो जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो रिड्यूसिंग एजेंट लूजेज इलेक्ट्रॉन एंड इज ऑक्सीडाइज, और खुद वह ऑक्सीडाइज हो जाता है। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट की अगर बात कर ऑक्सीडाइजिंग की, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेते हैं, गेन, बुराई को खुद गेन कर लेते हैं और रिड्यूस हो जाते हैं। एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग कहलाते हैं, पर वो खुद बुराइयों को गेन करके रिड्यूस हो जाते हैं। ओके, तो ये थे हमारे कुछ एग्जाम्पल। देखिए, जैसे पहली रिएक्शन को देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है फ्लोरीन में, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, रिड्यूस। दूसरे में देखिए क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, अरे वाह। तो यहाँ हम एक नई बात फिर से सीख लिए, 4th पॉइंट नोट डाउन कर लीजिए, ऑक्सीजन यानी अच्छाई, ऑक्सीजन यानी अच्छाई, मतलब कुछ अच्छा हुआ, मतलब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यानी आप अच्छाई की तरफ जा रहे हो, यानी आप ये बोल सकते हो पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो। ऑक्सीजन यानी हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, HGO, ये क्या हुआ, इसमें तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन था, पर प्रोडक्ट में गए तो मरकुरी से ऑक्सीजन अलग हो गया, अरे अच्छाई को अलग कर रहे हैं, तो अच्छाई को अलग करने पर भी हम क्या हो रहे हैं, रिड्यूस होते हैं, इसलिए रिडक्शन रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन देखिए, FeCl3 Fe, अब यहाँ पर क्या हो गया, FeCl2, यहाँ देखिए पहले FeCl3 था, मतलब किस फॉर्म में प्रेजेंट है, यहाँ आयरन फेरिक फॉर्म में प्रेजेंट है। अब रिएक्शन होने के बाद आयरन किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फेरस में, यानी वो +3 वैलेंसी से +2 वैलेंसी की ओर जा रहा है, मतलब उसकी जो वैलेंसी है वो क्या हो रही है, घट रही है, डिक्रीज हो रही है, तो डिक्रीज मतलब रिडक्शन। फोर्थ वाले रिएक्शन में देखते हैं, Cl2 से Cl3, बट यहाँ क्या हो रहा है, साथ में H2S, अच्छा FeCl2 3 में कन्वर्ट हो रहा है, 3 में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इसकी तो वैलेंसी बढ़ रही है, बढ़ रही है, मतलब ये रिडक्शन रिएक्शन नहीं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। पर देखिए, गौर से देखिए, यहाँ पर H2S हाइड्रोजन सल्फाइड है, तो H2S क्या हो गया, HCl हो गया प्लस सल्फर, यानी कि सल्फर से हाइड्रोजन अलग हो गया। हाइड्रोजन किससे अलग हो रहा है, सल्फर से अलग हो रहा है, तो यहाँ पे सल्फर हो गया ऑक्सीडाइज, पर क्लोरीन हो गया रिड्यूस, पर्टिकुलर क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। ये देखिए क्लोरीन, इस क्लोरीन में हाइड्रोजन ऐड हो गया जो कि पहले नहीं था, तो क्लोरीन हो गया हमारा रिड्यूस, क्योंकि यहाँ बुराई का एडिशन हुआ। फिर से इलेक्ट्रॉन अगेन हमको पता है बुराई है, आयरन से ऐड हुआ तो उसकी घट गई,
क्या घट गई, उसकी वैलेंसी घट गई। फिर उसके बाद या फिर हम इसको बोल सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो गया। KClO3 मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड था, अरे प्रोडक्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन तो चला गया। KCl+O2 मतलब ऑक्सीजन उससे सेपरेट आउट हो गया, अरे अगेन उससे अलग हो गया, यानी हमने पॉजिटिविटी को दूर किया तो हम रिड्यूस हो जाएंगे। द लास्ट वन कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, यहाँ पे अगेन कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया और वाटर का फॉर्मेशन हो गया, तो हाइड्रोजन तो हो गया ऑक्सीडाइज क्योंकि उसने ऑक्सीजन को ले लिया, पर कॉपर क्या हो गया, रिड्यूस। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, कॉपर, क्योंकि वो रिड्यूस हुआ है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी वही कहलाएगा। और हाइड्रोजन क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ओके, जस्ट अपोजिट ध्यान रखना, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो एजेंट कौन सा बनता है, रिड्यूसिंग एजेंट, और जो चीज़ रिड्यूस होती है वो एजेंट कौन सा बनता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको आप कहीं नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेमोराइज कर लीजिए, सिर्फ इतना ही याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसी तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। पहली रिएक्शन देखिए, यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड था, क्लोरीन से ऐड हुआ, ओके, ये तो यहाँ पर क्या हो गया है, अरे हाइड्रोजन का एडिशन, पहले तो सल्फर था हाइड्रोजन के पास पर सल्फर तो अलग हो गया, तो सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, और क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो क्लोरीन हो गया रिड्यूस तो वो कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और सल्फर हो गया H2S हो गया रिड्यूस। इस बात को ध्यान रखिए, सल्फर रिड्यूस नहीं हुआ है, H2S रिड्यूस हुआ है, H2S ऑक्सीडाइज हुआ है, H2S ऑक्सीडाइज हुआ है। सेकेंड वाले केस में मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का एडिशन, वाव, अच्छाई, पॉजिटिविटी को जब हम जोड़ेंगे तो हम हो जाएंगे ऑक्सीडाइज। MnO2 में 4Al तो 3Mn बना और Al2O3, यानी Mn से ऑक्सीजन को हटाया तो हो गया रिड्यूस, बट एल्युमिनियम ने किया अच्छाई को ऐड तो एल्युमिनियम हो गया ऑक्सीडाइज। एल्युमिनियम हो तो गया ऑक्सीडाइज पर कहलाएगा क्या, रिड्यूसिंग एजेंट। MnO2 हो तो गया रिड्यूस पर कहलाएगा क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वाओ, है ना। फोर्थ देखिए, हमारे पास CH4 यानी मीथेन गैस है, उसमें ऑक्सीजन का हुआ एडिशन तो CO2 + H2O। इस तरह की रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होने के बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है, इस तरह की रिएक्शन को हम कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं, जिसे हम आगे समझेंगे। इसी तरीके से आयरन देखिए, 2+ से 3+, मतलब हमारा उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए हमारे ऑक्सीडेशन नंबर के। तो आई थिंक एवरी क्लियर टू यू। यहाँ पर देखिए H2SCl2 में हुआ क्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S इंक्रीजेज फ्रॉम -2 to 2, पहले -2 था अब 0 में बदल गया, सो इट इज़ अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। और जो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं इसके लिए मैं ज़रूर एक वीडियो प्रिपेयर करूँगी। और जो क्लोरीन था वो डिक्रीज हो गया 0 से -1 में, क्योंकि अब वो ऐड हो गया, सो इट इज़ अंडरगोइंग रिडक्शन। इसी तरीके से MnO का भी बदल गया, ठीक है। तो हम समरी क्या निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ ऑक्सीजन और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, और रिडक्शन इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट उसका अपोजिट, क्योंकि रिडक्शन है तो बुराइयों का गेन, अच्छाई का लॉस, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। रिडॉक्स रिएक्शन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, हमारी बॉडी में ऐसे कई रिएक्शन हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन के होते हैं, बहुत ही वाइटल एंड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, सिर्फ अपनी बॉडी के अंदर नहीं, इंडस्ट्रियल पर्पस से भी अगर देखा जाए तो ऑक्सीडेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जैसे कि ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जो आप पढ़ते हो डाइजेशन प्रोसेस, तो उसमें आप जो भी कार्बोहाइड्रेट वो करते हो उसमें जैसे ग्लूकोज में वो होता है, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तभी जाकर आपको ATP एनर्जी मिलती है।
आपने सुना होगा ना कि आपकी बॉडी में एटीपी बनती है, एनर्जी सोर्स कहलाता है ये। तो ये बनता कैसे है, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो अल्टीमेटली लास्ट जो एंड प्रोडक्ट होते हैं वो एटीपी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन मिलाओ तो CO2 प्लस H2O, और साथ में क्या बनता है, एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, एटीपी के फॉर्म में बनती है। ठीक है, ये हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। रिडॉक्स रिएक्शन आर यूज टू रिड्यूस ओर्स टू ऑब्टेन मेटल्स। उसके अलावा हम मेटल्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं ओर्स को रिड्यूस करके। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, ये भी एक बहुत ही मेजर क्लास ऑफ केमिकल रिएक्शन की कैटेगरी होती है। जनरली कॉम्बिनेशन मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में कॉम्बिनेशन, आम भाषा में हम उसको बर्निंग कहते हैं। तो जब भी कोई चीज़ बर्न होती है तो आपको पता होगा उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस, आपने पढ़ा भी होगा कि ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस होनी बहुत ज़रूरी है जब कोई भी चीज़ बर्न होती है, क्योंकि कंबस्टिबल गैस कहलाती है वो, है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं है तो वहाँ पे बर्निंग नहीं हो सकती। बर्निंग यानी फायर लगना। तो इस तरीके से जो उस दौरान जो रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, उसे हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। जनरली ये ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें एक ऑक्सीडाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। इट यूजुअली अकर्स व्हेन हाइड्रोकार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन ऐड हुआ, हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन ऐड हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये हमने पढ़ा भी था कि जब कोई भी चीज़ से ऑक्सीजन ऐड होता है तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहलाएगी। बट क्योंकि उसका एंड प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है। पर्टिकुलर ये जो सब्सटेंस है कम्प्लीटली बर्न होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है, इसलिए हम इसको कंबशन रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, कंबशन रिएक्शन दो तरह से हो सकते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट। कंप्लीट यानी क्लीन कंबशन, जिसमें किसी भी तरह की धुआं नहीं होता है, जिसमें बर्निंग होगी बट इट विल बी पॉल्यूशन फ्री, इट विल बी क्लियर कंबशन, पॉल्यूशन फ्री बोलते हैं उसको। इसमें जो हाइड्रोकार्बन होता है पर्टिकुलर, वो कम्प्लीटली बर्न हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। बट इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान क्या होता है, कुछ डर्ट या स्मोक, जिसको हम सूट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सूट बोलते हैं, सूट का फॉर्मेशन होता है। और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी का भी फॉर्मेशन होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी हार्मफुल गैस कहलाती है। तो इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान ऐसा होता है। इनकम्प्लीट कंबशन का एग्जांपल है जब फ्यूल्स की बर्निंग होती है, वुड की बर्निंग, किसी भी तरह का फ्यूल अगर आप बर्न करते हो तो उसमें इनकम्प्लीट कंबशन भी देखा जाता है। और कंप्लीट कंबशन जनरली कब होता है, जैसे कैंडल की बर्निंग। अच्छा, कंबशन किस पर डिपेंड करता है, पर्टिकुलर एक इग्निशन टेम्परेचर होता है जिसमें कंबशन स्टार्ट करता है, उसमें फायर लगती है। अगर इनफ टेम्परेचर या इनफ हीट प्रेजेंट ना हो तो कंबशन जनरली इनकम्प्लीट हो जाता है। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स और यूजेस देखते हैं कंबशन रिएक्शन के। जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होके कंप्लीट CO2 और H2O, तो ये कंप्लीट बर्निंग कहलाई। इसी तरीके से इथेन है, इसको भी अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो इसको कंप्लीट बर्न करने के लिए ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स लगे, 12 मॉलिक्यूल्स लगे, तो वो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। थर्ड में देखिए C2H6 को अगर, सॉरी सेकंड वाला हमारा नेप्थलीन है, थर्ड वाला हमारा इथेन है। इथेन को भी अगर हमने ऑक्सीजन के साथ बर्न किया तो 4CO2 और 6H2O बने। कंबशन ऑफ ब्यूटेन, तो ब्यूटेन C4H10 को जब आप ऑक्सीजन के साथ बर्निंग करते हो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये जनरली ये जो रिएक्शन होती है लाइटर्स बनाने के लिए यूज होता है। लाइटर में यही रिएक्शन यूज़ होती है, मतलब ब्यूटेन गैस होती है, जब आप उसको लाइट अप करते हो तो उसकी हीट एनर्जी बढ़ाने के कारण फिर वो कंबस्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर गैस का प्रोडक्शन करता है। मिथेनॉल CH3OH, इसको हम वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। कौन सा अल्कोहल, वुड अल्कोहल भी बोलते हैं। जनरली ये अल्कोहल में जो बेसिक प्रपोर्शन होता है वो इसी का होता है, वाइन वगैरह में। कंबशन ऑफ प्रोपेन यूज्ड इन गैस ग्रिल, फायर प्लेसेस, कुक स्टोव्स, इन सब में हमारी प्रोपेन गैसेस होती है। इसमें भी हमने ऑक्सीजन का ऐड किया, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन हुआ एज अ प्रोडक्ट। अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट रिएक्शन। तो उससे पहले कल जो हमने डिस्कस किया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसमें से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में
हमने देखा था दो कंपाउंड जब अपने एटम्स को या आयंस को, जनरली एटम्स नहीं बोलना चाहिए, आयंस बोलना चाहिए, कि जब दो कंपाउंड अपने आयंस को इंटरचेंज करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उस केस में हमारे दो जो नए प्रोडक्ट बनते हैं, उनमें से जो प्रोडक्ट बनता है वो कभी कभी क्या होता है, एक प्रोडक्ट इनसॉल्यूबल रह जाता है पानी में, तो उसे हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हमारे जो दो रिएक्टेंट है वो एसिड प्लस बेस है, तो इन द प्रोडक्ट इट फॉर्म सॉल्ट प्लस वाटर, जो दो प्रोडक्ट बनते हैं वो सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उस तरह की रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए इधर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम KCl और AgNO3, इन दोनों को अगर हमने मिक्स किया तो अल्टीमेटली हमारा AgCl ये इंटरचेंज हो गया ना, जो हमारा Ag था वो Cl के साथ बाइंड हो गया और जो NO3 था वो K के साथ बाइंड हो गया, है ना। तो इस तरीके से AgCl बन गया और KNO3, जो KNO3 है वो एक्वस फॉर्म में रहता है, पर AgCl है वो इनसॉल्यूबल प्रेसिपिटेट के फॉर्म में हमको बाहर निकलता है। इस तरह की रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। और दूसरी है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस केस में क्या होता है, जब एसिड और वाटर आपस में मिक्स करते हैं, जैसे HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, इनको जब हमने मिक्सिंग करवाई तो NaCl का बना। यहाँ पे भी देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एग्जांपल, NaCl, और जो H है वो OH के साथ मिक्स कर गया तो H2O बना लिया, H और OH मिलके H2O बना लिए। और NaCl, ध्यान रखिए हमेशा एक प्लस एक माइनस के साइड ही ऐड होता है, प्लस प्लस कभी ऐड नहीं होते, माइनस माइनस ऐड नहीं होते, एक प्लस और एक माइनस आयन ही आपस में ऐड हो सकते हैं। लास्ट रिएक्शन है हमारी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। हाइड्रोलाइसिस वर्ड में समझिए, हाइड्रो वर्ड का मीनिंग होता है वाटर और लाइसिस वर्ड का मीनिंग होता है टूटना। मतलब किसी भी रिएक्शन को, मतलब एक तरह की डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो सकती है, बिल्कुल हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन में ये पढ़ा था कि जब कोई भी चीज़ टूटती है। बट उसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर हम पानी का यूज़ करके किसी भी चीज़ को तोड़े या पानी की प्रेजेंस में किसी चीज़ को तोड़ रहे हैं तो वो हाइड्रोलाइसिस कहलाएगी। ओके, मतलब ए भी एक वो था जिसमें हमने पानी को ऐड कर दिया, तो वो AH, पानी किन किन चीज़ों में बदलता है, जब पानी टूटता है तो वो एक H करता है और एक OH आयन बना लेता है ना। तो AB का जो पॉजिटिव वाला है वो इस OH के साथ ऐड हो जाएगा और जो नेगेटिव वाला है वो इस H प्लस के साथ ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से वो एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को हम हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे AB टूट रहा है इसलिए हम इसको डिकम्पोज रिएक्शन भी कह सकते हैं, बट इसको अलग इसलिए रखा क्योंकि इसमें हमने पानी की ही प्रेजेंस में ये चीज़ होती है, इसलिए हमने इसको, और यहाँ दो कंपाउंड है, एक कंपाउंड और दो कंपाउंड। डिकम्पोजिशन को पहचानने का तरीका ये है कि वहाँ पे नंबर ऑफ रिएक्टेंट एक रहता था, प्रोडक्ट बहुत सारे होते थे। हाइड्रोलिसिस में नंबर ऑफ रिएक्टेंट एक के साथ अगर एक्स्ट्रा वाटर ही अगर ऐड है, ध्यान रखिए, अगर रिएक्टेंट में केवल एक रिएक्टेंट के साथ अगर दूसरा वाटर प्रेजेंट है तो वो हमारी क्या कहलाएगी, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन कहलाएगी। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का एक एग्जांपल जैसे NaCl एक सॉल्ट होती है, जब हमने उसको पानी में डाला तो Na+ और Cl- अलग अलग हो गए, टूट गए, डिकम्पोज हो गए। तो किसके कारण टूटे, पानी के कारण टूटे, तो इसलिए हम इसको हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन का बहुत बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों में यूज़ है। बायोलॉजी मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं वो पानी मीडियम में, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं ज़्यादातर वो हाइड्रोलिसिस टाइप के ही होते हैं। और केमिस्ट्री में भी इसका बहुत यूज़ है। तो बायोलॉजी में इसका जैसे सबसे बड़ा यूज़ तो यही है, जैसे लास्ट में मैंने आपको अभी बताया था ATP बनता है, वो कैसे बनता है, ऑक्सीडेशन की वजह से। जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है तो एनर्जी फॉर्मेशन होती है, पर उस एनर्जी से हम एनर्जी कैसे गेन करते हैं, वो जो ATP है वो टूटती कैसे है, हम उससे एनर्जी कैसे गेन कर पाते हैं, जब एक ATP मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में टूटता है तब जाके हमको एनर्जी गेन होती है। तो कैसे, वाटर के साथ, तो ADP + PI। ATP को अगर हम H2O के साथ ऐड कर लेते हैं तो ADP बन जाता है एडिनो ट्राईफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट,
जब वाटर के साथ मिक्स होता है तो वो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट का फॉर्मेशन कर लेता है, साथ में एक पीआई मतलब एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को बाहर रिलीज कर देता है। ये इस तरीके से होता है। जो भी आपने खाना खाया वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। ये कैसा होता है? ऑक्सीडेशन, जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, यहाँ ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। और जब वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है, बट जब हाइड्रोलिसिस प्रोसेस आप करवाते हो तो वो टूट जाता है। पानी की प्रेजेंस में एटीपी टूट के एडीपी बना लेता है, ठीक है, और फिर एनर्जी रिलीज करता है। ये रिएक्शन ऑन डिमांड होती है, जब आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। जैसे अभी आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको एनर्जी की ज़रूरत है आपकी बॉडी को, तो एटीपी टूट रहे हैं। वैसे हमारी बॉडी ऑल टाइम, इवन सोते वक्त भी काम करती रहती है। हमारे जो ऑर्गेन्स, इंटरनल ऑर्गेन्स, दे आर वर्किंग ऑल थ्रू आउट। तो हमारी बॉडी में ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलती रहती है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिसिस का ये एप्लीकेशन हो गया। और अगर केमिकल बेसिस में देखा जाए तो भी इसका बहुत यूज़ होता है। जैसे कि एक यूज़ है ऑर्गेनोफॉस्फेट ईस्टर को अगर आप पानी की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइज करते हो, तोड़ते हो, तो ये वाली जो रिएक्शन होती है वो इंसेक्ट्स और पेस्टिसाइड स्प्रे जो अपन लोग बनाते हैं, ये जो आप मॉस्किटो किलर लाते हो, है ना, इंसेक्ट किलर लाते हो, तो इसमें यही वाली रिएक्शन का यूज़ करके वो वाले जो केमिकल्स होते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, इवन जो खेती में भी अपन लोग जो पेस्टिसाइड्स डालते हैं उसमें भी यही वाली रिएक्शन का यूज़ करके उन केमिकल्स का फॉर्मेशन किया जाता है। सो दैट इज़ फॉर ऑल टुडे। आई होप दिस वीडियो विल बी गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। आप सबको वेरी अच्छे से समझ में आया हो। अगर आपको ये समझ में आया हो तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे।